ठीक है, अब देखो लास्ट अपन ने क्लोनिंग वाहक के बारे में क्या लिखा था। हमने ये देखा था क्लोनिंग वाहक है क्या, डीएनए है। और क्लोनिंग वाहक एक ऐसा डीएनए है जो किसके साथ जुड़ता है, हमारे टारगेट जीन के साथ जुड़ेगा। और ऐसा डीएनए जो हमारे टारगेट जीन के साथ जुड़कर उसको कहां पर स्थानांतरित करेगा, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेगा, उसे अपन ने क्लोनिंग वाहक कहा था। ठीक है, हमने इतना कहा था कि क्लोनिंग वाहक एक डीएनए है, ऐसा डीएनए है जो हमारी टारगेट जीन के साथ जुड़ेगा और टारगेट जीन के साथ जुड़कर उसको कहां स्थानांतरित करता है, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्लोनिंग वाहक आपके टारगेट डीएनए या टारगेट जीन के साथ जुड़कर उसे किसी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करता है, तो हमें किस प्रकार का क्लोनिंग वाहक यूज करना चाहिए, यह किस पे निर्भर करेगा, परपोषी कोशिका पर। भाई आप अलग अलग प्रकार के क्लोनिंग वाहक होंगे, अब किस प्रकार का क्लोनिंग वाहक का चयन हम करेंगे, तो क्लोनिंग वाहक का चयन किस पे निर्भर करेगा, किस परपोषी कोशिका को हम यूज कर रहे हैं। अब परपोषी कोशिका तीन प्रकार की हो सकती है। या तो आप अपनी टारगेट जीन को कहां पे स्थानांतरित करना चाहते हैं, जीवाणु में, जीवाणु में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो क्लोनिंग वाहक अलग होगा। अगर आप पादप कोशिका में अपनी टारगेट जीन को स्थानांतरित करने चाहते हैं तो अलग तरह का क्लोनिंग वाहक होगा। और अगर जंतु कोशिका में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो अलग तरह का क्लोनिंग वाहक होगा। मतलब क्लोनिंग वाहक का चयन किस पर आधारित होगा, परपोषी कोशिका पर आधारित होगा। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, क्लोनिंग वाहक का चयन क्लोनिंग वाहक का चयन परपोषी कोशिका, क्लोनिंग वाहक का चयन परपोषी कोशिका पर आधारित होता है। क्लोनिंग वाहक का चयन परपोषी कोशिका पर आधारित होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये परपोषी कोशिका एक तरफ ले लिया मैंने, क्लोनिंग वाहक एक तरफ ले लिया। अगर परपोषी कोशिका कौन सी कोशिका है, जीवाणु। मतलब यदि आप अपनी टारगेट जीन को कहां पे स्थानांतरित करना चाहते हैं, जीवाणु में, तो हम क्लोनिंग वाहक किसे लेते हैं, क्लोनिंग वाहक या तो होता है प्लास्मिड डीएनए या लैम्डा जीवाणु भोजी डीएनए। तो दो उदाहरण भी आ गए क्लोनिंग वाहक के। आपको याद रखना है, अगर आप अपनी टारगेट जीन को कहां पे स्थानांतरित करना चाहते हो, जीवाणु कोशिका में, तो क्लोनिंग वाहक कौन सा रहेगा, प्लास्मिड डीएनए या लैम्डा जीवाणु भोजी डीएनए। अगर आपकी परपोषी कोशिका पादप कोशिका है, आप अपनी टारगेट जीन को पादप कोशिका में डालना चाहते हो, तो क्लोनिंग वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में पाया जाने वाला कौन सा प्लास्मिड डीएनए, टीआई प्लास्मिड। तो अगर पादप कोशिका में आप टारगेट जीन को स्थानांतरित करना चाहते हो तो क्लोनिंग वाहक टीआई प्लास्मिड, जो किसमें मिलेगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। और अगर जंतु कोशिका है, मतलब एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के लिए क्लोनिंग वाहक हम किसे यूज करते हैं, पश्च विषाणु, या जिसे हम क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस। बना लो। ठंडा है।
ठीक है, तो 3 परपोषी कोशिका अपन ने लिए हैं और उसके आधार पर क्लोनिंग वाहक कितने हैं? 4। मतलब अगर हम जीवाणु की बात कर रहे हैं तो जीवाणु के लिए क्लोनिंग वाहक प्लास्मिड डीएनए और लैम्डा जीवाणु भोजी है। पादप कोशिका के लिए क्लोनिंग वाहक टीआई प्लास्मिड है। जंतु कोशिका के लिए क्लोनिंग वाहक क्या है? पश्च विषाणु। अब देखो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है जिसे हम कहते हैं कॉपी नंबर। यहां तक लिख लिया? हाँ नहीं? ठीक है, अभी इन सब की बात करेंगे अपन। यहां तक अब डन? लिख लिया? अब देखो, अब पहला टर्म आता है जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, वो दे रखा है कॉपी नंबर। अब ये क्या है? देखो, मान लो मेरे पास एक जीवाणु कोशिका है। ये हमारे पास कौन सी कोशिका है? जीवाणु कोशिका। और इस जीवाणु कोशिका के भीतर ये तो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए हो गया जीवाणु का। इसके अतिरिक्त जीवाणु के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। जीवाणु कोशिका के भीतर मुख्य डीएनए के अलावा क्या है? ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए है, जिसे ही हम किस नाम से जानते हैं? प्लास्मिड डीएनए के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि प्लास्मिड डीएनए होता क्या है। तो प्लास्मिड डीएनए है तो एक डीएनए ही, किसमें मिलेगा? जीवाणु कोशिका में। मुख्य डीएनए के अतिरिक्त है। तो ऐसा अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए जो जीवाणु में पाया जाता है, जिसका शेप कैसा है? वृत्ताकार और द्विरज्जुक है, उसे कहते हैं प्लास्मिड डीएनए। अब इस जीवाणु कोशिका में कितने प्लास्मिड डीएनए बनाए मैंने? 3। तो 3 इसका क्या हो गया? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब है एक जीवाणु कोशिका के अंदर कितने प्लास्मिड डीएनए या कितने जीवाणु भोजी डीएनए हैं। तो अगर मेरे पास एक जीवाणु कोशिका में यह प्लास्मिड डीएनए की संख्या कितनी है? 3। मान लो यह प्लास्मिड डीएनए X है। अब मैंने एक दूसरा जीवाणु कोशिका बनाया, ये रहा। उस जीवाणु कोशिका में भी मैंने ये आपके पास ये एक प्लास्मिड डीएनए है जिसको मैंने कह दिया Y। इसका कॉपी नंबर कितना है? 9। तो आपके पास कॉपी नंबर की परिभाषा तो ये हो गई कि जीवाणु कोशिका में प्लास्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी डीएनए की संख्या क्या कहलाती है? कॉपी नंबर। अब मेरा सवाल यह है कि X वाला प्लास्मिड डीएनए बेहतर क्लोनिंग वाहक है या Y वाला प्लास्मिड डीएनए बेहतर क्लोनिंग वाहक है? Y वाला। क्यों? क्योंकि उसका कॉपी नंबर ज्यादा है। तो कॉपी नंबर ज्यादा होने से क्या फायदा है? इसका कॉपी नंबर इससे ज्यादा है, मतलब इसका ओराई स्थल ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। भाई इसकी संख्या 9 है, मतलब इसने अपने आप की कॉपी ज्यादा बनाई। कॉपी ज्यादा बनाई मतलब इसमें प्रतिकृतिकरण ज्यादा हुआ। प्रतिकृतिकरण ज्यादा हुआ, इसका मतलब है इसका ओराई स्थल बेहतर है। और ओराई स्थल बेहतर है तो आप कौन से क्लोनिंग वाहक का चयन करोगे? जिसका ओराई स्थल ज्यादा बेहतर हो या कम? ज्यादा। क्योंकि इसके साथ अगर आपकी टारगेट जीन जुड़ेगी तो उसकी संख्या भी ज्यादा बढ़ेगी। तो दो चीजें, कॉपी नंबर का मतलब क्या हो गया? एक जीवाणु कोशिका में प्लास्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी की संख्या। यह संख्या जितनी ज्यादा होगी, कॉपी नंबर जितना ज्यादा होगा, उतना बेहतर क्लोनिंग वाहक या कम बेहतर? उतना अधिक बेहतर क्लोनिंग वाहक होगा। लिखेंगे कॉपी नंबर। औसतन कॉपी नंबर की संख्या एनसीईआरटी में दे रखी है, कितनी होती है? 15 से 100 होती है। लिखेंगे कॉपी नंबर में जीवाणु कोशिका के भीतर जीवाणु कोशिका के भीतर प्लास्मिड डीएनए, जीवाणु कोशिका के भीतर प्लास्मिड डीएनए
अथवा जीवाणु भोजी डीएनए की संख्या। जीवाणु कोशिका के भीतर प्लास्मिड डीएनए अथवा जीवाणु भोजी डीएनए की संख्या। फिर यहां पे लिख लेंगे अधिक कॉपी नंबर वाला क्लोनिंग वाहक अधिक कॉपी नंबर वाला क्लोनिंग वाहक अधिक कॉपी नंबर वाला क्लोनिंग वाहक बेहतर क्लोनिंग वाहक होता है। अधिक कॉपी नंबर वाला क्लोनिंग वाहक बेहतर क्लोनिंग वाहक होता है। ठीक है, तो अपन ने क्लोनिंग वाहक की ये तो बात कर ली कि ये प्लास्मिड डीएनए है, ये जीवाणु भोजी डीएनए है। अभी हम पढ़ेंगे ये टीआई प्लास्मिड है, पश्च विषाणु है। तो हमने ये तो देख लिया कि किसी भी क्लोनिंग वाहक का चयन किस आधार पर होगा, परपोषी कोशिका के आधार पर। लेकिन अब अपन ये बात करेंगे कि इन सभी क्लोनिंग वाहक में ऐसा क्या विशेष है, इन सभी क्लोनिंग वाहक में ऐसा क्या खास है कि इनको हम क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक डीएनए दे दूं और मैं आपसे यह बोलूं कि इस डीएनए को आप क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करो, तो आप किसी भी डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर पाओगे या आपको उसमें कोई विशेष लक्षण चाहिए? कुछ विशेष लक्षण होने चाहिए, तभी आप उसे क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर पाओगे। तो क्या होने चाहिए वो विशेष लक्षण? सबसे पहले तो ओराई स्थल। भाई आप क्लोनिंग वाहक से अपनी टारगेट जीन जोड़ इसीलिए रहे हो ताकि उसकी संख्या बढ़ सके। संख्या बढ़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया चाहिए? प्रतिकृतिकरण। और प्रतिकृतिकरण के लिए क्या चाहिए? ओराई स्थायल। तो जिस भी क्लोनिंग वाहक को इस्तेमाल करते हो, हर क्लोनिंग वाहक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होना चाहिए? ओराई स्थल। मतलब उसमें स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। वो अपनी कॉपी बनाएगा, तभी आपकी जीन जो से जुड़ी है वो कॉपी बना पाएगी। अगर किसी डीएनए में ओराई स्थल नहीं है तो वो क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज नहीं हो सकता। क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज होने के लिए सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख लक्षण क्या चाहिए? ओराई स्थल। दूसरा, यहां पर चयनात्मक चिह्नक जीन, या जिसे हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अभी के लिए इतना याद रखना, क्योंकि आगे टॉपिक आएगा। अभी के लिए याद रखना है, हर क्लोनिंग वाहक में क्या उपस्थित होनी चाहिए? एक चयनात्मक चिह्नक जीन या सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये क्या होती है? अभी के लिए याद रखना, इसके उदाहरण होते हैं प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इसमें आपके पास उदाहरण आते हैं एम्पिसिलिन प्रतिरोधक, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक, कैनियामाइसिन प्रतिरोधक। ये सब जीन्स जो हैं, ये किसका उदाहरण है? प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन। और एक और उदाहरण होता है अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जीन। अभी मैंने यह सिर्फ बताया है कि क्लोनिंग वाहक में ओराई स्थल के अलावा दूसरा विशेष लक्षण क्या होना चाहिए? चयनात्मक चिह्नक जीन्स। क्यों होनी चाहिए हम आगे देखेंगे। इसके द्वारा हम चयन कर पाएंगे कि कौन सी रूपांतरित कोशिका है। इन्हीं के द्वारा हम यह चयन कर पाएंगे कि हमारी टारगेट जीन किस परपोषी कोशिका में गई है। कैसे, वो भी आगे आएगा। और तीसरा लक्षण जो किसी भी क्लोनिंग वाहक में होना चाहिए वो है मल्टीपल क्लोनिंग स्थल, या जिसे हम कहते हैं मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स। इसका मतलब है किसी भी क्लोनिंग वाहक को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटना चाहिए या नहीं? कटना चाहिए, क्योंकि आपका क्लोनिंग वाहक जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटेगा तभी तो उसमें आपकी टारगेट जीन जुड़ पाएगी।
तो एक क्लोनिंग वाहक में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ही स्थल होना चाहिए या कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए स्थल होने चाहिए? कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए स्थल होने चाहिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बहु क्लोनिंग क्षेत्र। एक बेहतर क्लोनिंग वाहक का मतलब है उसमें कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काटनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो कट सकेगा तो हमारी टारगेट जीन उससे आसानी से जुड़ पाएगी। तो तीन विशेष लक्षण आपको किसमें चाहिए? एक क्लोनिंग वाहक में चाहिए। अपनी कॉपी बनाना चाहिए यानी ओराई स्थल, चयनात्मक चिन्हक जीन होनी चाहिए और मल्टीपल क्लोनिंग स्थल। जिन क्लोनिंग वाहक में भी ये तीनों चीज मौजूद हैं, आप उसे किसके रूप में यूज कर सकते हो? क्लोनिंग वाहक के रूप में। और लिखेंगे क्लोनिंग वाहक के विशेष लक्षण। क्लोनिंग वाहक के विशिष्ट या विशेष लक्षण। पहला, ओराई स्थल की उपस्थिति। ओराई स्थल की उपस्थिति, ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे अनिवार्य लक्षण। सबसे अनिवार्य लक्षण। इसमें लिखेंगे क्लोनिंग वाहक में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता उपस्थित होनी चाहिए। एक क्लोनिंग वाहक में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता उपस्थित होनी चाहिए। स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता उपस्थित होनी चाहिए। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स की उपस्थिति या चयनात्मक चिन्हक जीन की उपस्थिति। चयनात्मक चिन्हक जीन या सेलेक्टेबल मार्कर जीन की उपस्थिति। क्लोनिंग वाहक में रूपांतरित व पुनर्योजक कोशिकाओं, रूपांतरित व पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं के चयन हेतु, रूपांतरित व पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन हेतु चयनात्मक चिन्हक जीन्स उपस्थित होनी चाहिए। चयनात्मक चिन्हक जीन्स उपस्थित होनी चाहिए। और ये उदाहरण लिख लेंगे चयनात्मक चिन्हक जीन्स के। प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन्स और अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन्स और दूसरे अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन।
ठीक है। और तीसरा और आखिरी आता है हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग क्षेत्र या बहु क्लोनिंग क्षेत्र। पहला लक्षण है ओराई स्थल, मतलब स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा चयनात्मक चिन्हक जीन्स, किसके लिए? पुनर्योजक और रूपांतरित कोशिकाओं के चयन के लिए। और तीसरा है हमारे पास बहु क्लोनिंग क्षेत्र या मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। इसमें लिख लेंगे एक क्लोनिंग वाहक में कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक क्लोनिंग वाहक में कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए स्थल उपस्थित होने चाहिए। कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए स्थल उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली कि क्लोनिंग वाहक क्या है। क्लोनिंग वाहक वो डीएनए है जो हमारी टारगेट जीन के साथ जुड़कर उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेगा। किस प्रकार का क्लोनिंग वाहक यूज करना चाहिए, ये किस पे निर्भर करेगा? परपोषी कोशिका के आधार पर। और हमने ये देख लिया जिस भी क्लोनिंग वाहक को आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए? 3, ओराई स्थल, चयनात्मक चिन्हक जीन और अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे काटने चाहिए। अब हम क्लोनिंग वाहक के उदाहरण देखेंगे और सबसे पहला क्लोनिंग वाहक क्या आता है? प्लास्मिड डीएनए। पहली चीज याद रखनी है, एक तो ये सरलतम क्लोनिंग वाहक है। सबसे सरलतम या सिंपलेस्ट क्लोनिंग वाहक कौन सा है? प्लास्मिड डीएनए, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है? छोटी। अब ये है क्या? अभी अपन ने देखा प्लास्मिड डीएनए जीवाणु में पाया जाने वाला मुख्य डीएनए है या अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए जो जीवाणु में पाया जाता है वो प्लास्मिड डीएनए है। और हमारे लिए आपको याद रखना है कि ये क्या है? सरलतम, सिंपलेस्ट क्लोनिंग वाहक है। तो लिख लेंगे प्लास्मिड डीएनए। यह जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है। जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सरलतम क्लोनिंग वाहक का भी उदाहरण है। यह सरलतम या सिंपलेस्ट क्लोनिंग वाहक का भी उदाहरण है। अब देखो, ये जो प्लास्मिड डीएनए होते हैं ये प्राकृतिक डीएनए है जो जीवाणु में पाए जाते हैं। अब दो वैज्ञानिक थे, बोलिवर और रॉड्रिगेज। दो वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए का भी निर्माण किया। और जिस कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए का निर्माण किसने किया था? बोलिवर और रॉड्रिगेज। उसको हम किस नाम से जानते हैं? PBr322। PBr322 भी एक प्लास्मिड डीएनए है, लेकिन एक कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया है। और इसको क्या कहते हैं? लेबोरेटरी में बनाने का श्रेय किसको जाता है? बोलिवर और रॉड्रिगेज को।
इसलिए नाम ही इसका प्लास्मिड पी हो गया, बॉलीवर रॉड्रिगेज। याद रखना, इनको सबसे सरलतम या सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, और क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है इसलिए इसमें केवल छोटी जीन या डीएनए को ही जोड़ा जा सकता है। सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर का मतलब हमेशा किस आधार पर रहेगा? साइज के आधार पर। फिर कृत्रिम प्रकार का प्लास्मिड डीएनए कौन सा है? पीबीआर 322। किसने विकसित किया है? बॉलीवर और रॉड्रिगेज। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आपको दे रखा है। अब पीबीआर 322 है तो इसमें सबसे पहले तो क्या होना जरूरी है? ओराई स्थल। बिना ओराई स्थल के तो कोई क्लोनिंग वाहक होगा ही नहीं, तो इसमें एक तो आपके पास ओराई स्थल है, दूसरा होता है आपके पास आरओपी। आरओपी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। अब ये नई चीज क्या है? आरओपी, रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड का मतलब है ये ऐसे प्रोटीन या एंजाइम्स का निर्माण करता है, ये क्षेत्र जो किसके लिए जरूरी है? रेप्लिकेशन के लिए। तो प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? आरओपी। फिर आपको इसमें और क्या चाहिए? चयनात्मक चिह्नक जीन्स चाहिए। चयनात्मक चिह्नक जीन्स होती हैं इनमें प्रतिजैविकी प्रतिरोधक। ये एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन्स हैं। इसका मतलब ये दोनों किसका उदाहरण हो गया? चयनात्मक चिह्नक जीन का उदाहरण हो गया। ओराई स्थल चाहिए, पहला लक्षण। चयनात्मक चिह्नक जीन, दूसरा लक्षण। और तीसरा क्या चाहिए था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्षेत्र। तो इसमें कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह पर काटती हैं, तो ये सब किसका क्षेत्र है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। इसमें एक याद रखनी है आपको, बैम H1, ये इंपॉर्टेंट है। बैम H1 वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस क्लोनिंग वाहक को किस जगह पर काटती है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक क्षेत्र पर काटती है। तो बैम H1 कहां पर काटेगी? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन पर। ठीक है, ये बना लेंगे एक बार। पीबीआर 322 कुछ नहीं, वो लेबोरेटरी या रूम नंबर हो सकता है 322, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बना लिया? अरे बना ही लिया। ये लिख लेना पीबीआर 322 कैसा डीएनए? याद रखना, पीबीआर 322 कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। और किसने विकसित किया है? बॉलीवर और रॉड्रिगेज ने। ठीक है ना। यहां पर आरओपी इंपॉर्टेंट है, ये क्या मतलब है ये लिख लेंगे, आरओपी।
आरओपी का फुल फॉर्म तो आप लिख लेना, रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड, और इसमें लिख लेंगे प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक, प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक, प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक एंजाइम्स या प्रोटीन्स का निर्माण, प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक एंजाइम्स व प्रोटीन्स का निर्माण। ठीक है, तो सरलतम क्लोनिंग वाहक हमने देख लिया कौन सा है, प्लास्मिड डीएनए। प्लास्मिड डीएनए का एक उदाहरण हमने देख लिया कौन सा है, पीबीआर 322। अब दूसरा आता है हमारे पास ये एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड। यहां पर टी का मतलब होता है ट्यूमर, आई का मतलब है इंड्यूसिंग, मतलब ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लास्मिड। तो अब हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड। इसको हम प्राकृतिक अभियांत्रिक भी कहते हैं, प्राकृतिक, या इसे हम नेचुरल इंजीनियर भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे क्यों। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड है, टी का मतलब है ट्यूमर प्रेरित करने वाला। अब एक सेकेंड, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड जो है वो द्विबीजपत्रियों में यानी डाइकॉट्स में एक कैंसर रोग उत्पन्न करता है या ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राउन गॉल ट्यूमर रोग। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस, ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु में जो टीआई प्लास्मिड है, ये कर क्या रहा है, द्विबीजपत्रियों में डाइकॉट्स में एक बीमारी या कैंसर उत्पन्न कर रहा है। अब जब ये बीमारी या कैंसर उत्पन्न करता है तो हम इसे क्लोनिंग वाहक के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो दो चीजें, पहली चीज तो हमको यह समझना पड़ेगा कि यह रोग कैसे उत्पन्न कर रहा है। अब रोग कैसे उत्पन्न करता है तो उधर ध्यान देंगे, ये जो टीआई प्लास्मिड है, अगर मैं टीआई प्लास्मिड की संरचना बनाऊं, ये एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड है। इस टीआई प्लास्मिड में आपके पास ओराई स्थल होता है, एक रोगजनक क्षेत्र होता है वीर क्षेत्र, बट मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, इस टीआई प्लास्मिड के अंदर एक क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, टीडीएनए। इस टीआई प्लास्मिड में कौन सा हिस्सा है, टीडीएनए। टीडीएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर डीएनए। अब ये क्या होता है, जैसे ये टीआई प्लास्मिड पादप में जाता है, पादप में पूरा का पूरा टीआई प्लास्मिड रोग उत्पन्न नहीं करता। टीआई प्लास्मिड का कौन सा हिस्सा रोग उत्पन्न करता है, ये टीडीएनए। तो ये जीवाणु क्या करता है, ये जीवाणु इस टीडीएनए को काटता है, ये टीडीएनए पादप में जाता है और पादप में क्या उत्पन्न करता है, क्राउन गॉल ट्यूमर हिस्सा। मतलब टीआई प्लास्मिड का रोगजनक क्षेत्र कौन सा है, टीडीएनए। अब आप समझे इसको प्राकृतिक अभियांत्रिक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अपने टीआई प्लास्मिड में से खुद टीडीएनए को काटता है और इस टीडीएनए को पादप में भेजकर ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है।
अब ट्यूमर उत्पन्न कर रहा है, टी डीएनए रोगजनक है। अब आपको पता है अगर मुझे इस टीआई प्लास्मिड को वाहक के रूप में यूज करना है, यदि मैं इसको क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? ये रोगजनक हिस्सा टी डीएनए इसको हटा दूं और इसके स्थान पर अपनी टारगेट जीन डाल दूं। अरे भाई दुश्मन है, दुश्मन के हाथ में पिस्तौल है, आपने उसे पिस्तौल छीनकर गुलाब थमा दिया। पिस्तौल क्या थी? नुकसान पहुंचाने वाला क्षेत्र कौन सा था? टी डीएनए। आपने देखा यार इससे तो नुकसान हो रहा है, इससे तो ट्यूमर रोग उत्पन्न हो रहा है, क्राउन गॉल ट्यूमर। तो मैंने इस टी डीएनए को हटा दिया और इस टी डीएनए के स्थान पर टारगेट जीन डाल दी। तो अब क्या होगा? अब जब ये टीआई प्लास्मिड किसी पादप में निवेशित करोगे तो अब वो टी डीएनए के स्थान पर टारगेट जीन को निवेशित कर देगा। मतलब किसके रूप में यूज कर रहे हैं? क्लोनिंग वाहक। लेकिन कैसा क्लोनिंग वाहक है? जिसमें रोगजनक हिस्सा था, आपने रोगजनक हिस्से को हटाकर उसके स्थान पर टारगेट जीन डाल दी। तो एनसीईआरटी कहता है ऐसे क्लोनिंग वाहक को डिसआर्म्ड वेक्टर या डिसआर्म्ड पैथोजन कहते हैं। डिसआर्म्ड का मतलब है उसका जो खराब क्षेत्र है, नुकसान पहुंचाने वाला, रोग उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, आपने उसको हटाकर उसके स्थान पर अपनी टारगेट जीन डाल दी। सेम ऐसा केस हम किसके साथ करेंगे? पश्च विषाणु। हमको पता है पश्च विषाणु भी जंतु कोशिका में रोग उत्पन्न करता है। तो आप पता कर लो कौन सा हिस्सा रोगजनक है, उस रोगजनक वाले हिस्से को हटाकर उसमें टारगेट जीन डाल दो। तो पश्च विषाणु और टीआई प्लास्मिड दोनों किस प्रकार के क्लोनिंग वाहक हो गए? डिसआर्म्ड वेक्टर या डिसआर्म्ड पैथोजन, जिनके रोगजनक हिस्से को हटाकर उसके स्थान पर टारगेट जीन डाल दी गई है। ठीक है, तो हाँ लिखेंगे एग्रो, यहां तक लिख लिया आपने। एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लास्मिड है, प्राकृतिक अभियांत्रिक, तो लिख लेंगे यह टीआई प्लास्मिड यह टीआई प्लास्मिड द्विबीजपत्रियों में क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, टीआई प्लास्मिड का वह विशेष क्षेत्र टीआई प्लास्मिड का वह विशेष क्षेत्र जो पादप कोशिका में स्थानांतरित हो, जो पादप कोशिका में स्थानांतरित हो, रोग उत्पन्न करता है। पादप कोशिका में स्थानांतरित हो, रोग उत्पन्न करता है, उसे टी डीएनए या ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। उसे टी डीएनए या ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस टीआई प्लास्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करने हेतु
इस क्लोनिंग वाहक को इस टीआई प्लास्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करने हेतु क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करने हेतु रोगजनक टी डीएनए को हटाकर रोगजनक टी डीएनए को हटाकर टी डीएनए को हटाकर उसे टारगेट जीन या वांछित डीएनए से टारगेट जीन या वांछित जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। टारगेट जीन या वांछित जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? डिसआर्म्ड रोगजनक या डिसआर्म्ड पैथोजन का उदाहरण। डिसआर्म्ड पैथोजन या रोगजनक का उदाहरण। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे फिर एक अलग से। पश्च विषाणु भी या ऐसे लिख लेंगे पश्च विषाणु का क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयोग भी पश्च विषाणु का क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयोग भी डिसआर्म्ड पैथोजन का उदाहरण है। पश्च विषाणु का क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयोग भी डिसआर्म्ड रोगजनक या डिसआर्म पैथोजन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमने क्लोनिंग वाहक की बात कर ली, टीआई प्लास्मिड की भी बात हो गई, पश्च विषाणु की भी बात हो गई, प्लास्मिड डीएनए की भी बात हो गई। अब देखो ये पूरा सिस्टम कैसे होगा। अब एक काम की चीज, अब ये सारे प्रयोग जो हैं, ये सारे प्रयोग हम किस में करते हैं? एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में करते हैं। अब मैंने यहां पर क्या किया? टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ये हमारे पास टारगेट डीएनए या टारगेट जीन है, और टारगेट जीन को निवेशित करने के लिए क्लोनिंग वाहक चाहिए। तो हमने क्लोनिंग वाहक कौन सा ले लिया? PBr322। तो क्लोनिंग वाहक मैं कौन सा यूज कर रहा हूं? PBr322। अगर क्लोनिंग वाहक PBr322 है तो आप बताओ परपोषी कोशिका कौन सी होगी? जीवाणु कोशिका। अगर आप क्लोनिंग वाहक किसे यूज कर रहे हो? जीवाणु को, PBR को। इसका मतलब परपोषी कोशिका कौन सी होगी? जीव। अब PBr322 की संरचना आपको मालूम है। ये PBr322 है, ओराई स्थल होता है, आरओपी होता है, और इसमें चयनात्मक चिह्नक जीन कौन सी है? एम्पीसिलिन प्रतिरोधक जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन। ये आपके पास चयनात्मक चिह्नक जीन्स हैं। अब आपने क्या किया? आपने इन डीएनए मतलब टारगेट जीन और प्लास्मिड डीएनए दोनों को जोड़ने के लिए, पुनर्योजक डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कौन सी यूज कर रहा हूं? BAMH1। कौन सी यूज कर रहा हूं? BAMH1। हमें पता है BAMH1 कहां पर काटती है? टेट्रासाइक्लिन की क्षेत्र पर काटेगी। अब हमको क्या है? ये एक छोटी टेस्ट ट्यूब होती है। छोटी टेस्ट ट्यूब में आपने अपना टारगेट डीएनए डाल दिया, क्लोनिंग वाहक डाल दिया, BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दी, डीएनए लाइगेस डाल दिया, और 48 से 72 घंटों के लिए छोड़ दिया। 1 से 2 दिन आपने छोड़ दिया। अब हमें पता है होगा क्या?
हमें पता है टारगेट डीएनए और क्लोनिंग वाहक को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगी। तो आपके पास ये टारगेट डीएनए है, ये कटा, और आपके पास PBR322 भी कटेगा। किस जगह पे कटेगा? जहां पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन है। ये क्लोनिंग वहां कट गया। अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इस टारगेट जीन को यहां यहां जोड़ेगा। तो आपके पास ये टारगेट जीन, इसको यूं कैसे करूं? हैं? आया, ठीक है, जुड़ गया, ये जुड़ गया। हाँ, ये हटा क्यों नहीं यहां से? तो यहां पे मजे लेने लाया हूं, मजा नहीं आया, जुड़ गया। अब देखो एक चीज ये है, तीसरे वाले केस, हाँ, तो 100% कुशलता तो होती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सारी टारगेट जीन सारे क्लोनिंग वाहक के साथ जुड़ जाएगी। ऐसा भी होगा कि क्लोनिंग वाहक बिना टारगेट जीन को जुड़े वापस जुड़ जाएगा। भाई संभावना क्या है आपके पास? दो संभावना है। आपने टारगेट डीएनए को काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काटा। एक संभावना है कि टारगेट डीएनए क्लोनिंग वाहक के साथ जुड़ गया। दूसरी संभावना है टारगेट डीएनए क्लोनिंग वाहक के साथ नहीं जुड़ पाया, क्लोनिंग वाहक कटा और अपने आप वापस जुड़ गया। दोनों संभावनाएं हैं। अब आपको दिखेगा तो है नहीं कौन सा डीएनए जुड़ा कौन सा नहीं, आप नेत्रों से डीएनए देख तो नहीं सकते, बट हमको पता है कुछ क्लोनिंग वाहक हमारे टारगेट डीएनए से जुड़ गए, कुछ क्लोनिंग वाहक नहीं जुड़ पाए। अब आपने क्या किया, एक नई टेस्ट ट्यूब ली, और नई टेस्ट ट्यूब जिसमें आपके पास जीवाणु परपोषी कोशिकाएं हैं, क्योंकि आपको यह सारा स्थानांतरित तो कहां करना है? परपोषी कोशिका यानी जीवाणु कोशिका में करना है। और आपने इस पूरे मिक्सचर को कहां पे डाल दिया? जीवाणु कोशिका में। अब कितनी संभावनाएं बनेंगी? 3। पहली संभावना है कि कुछ ऐसे जीवाणु कोशिका होंगे जो बाहर वाले डीएनए को अंदर नहीं ले पाएंगे। देखो डीएनए अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय होता है, और प्लाज्मा झिल्ली आपने पढ़ी है कैसी होती है? अध्रुवीय। तो डीएनए आसानी से तो कोशिका के अंदर जा नहीं सकता। तो कुछ जीवाणु कोशिका होंगे वो किसी भी बाहर के डीएनए को अंदर लेने में असक्षम होंगे। एक संभावना यह होगी। दूसरी संभावना यह होगी कुछ ऐसे जीवाणु परपोषी कोशिका होंगे जो इस क्लोनिंग वाहक को, जो क्लोनिंग वाहक आपकी टारगेट जीन के साथ नहीं जुड़ा है, उसको निवेशित कर लेंगे। और तीसरी संभावना यह है कि आपका परपोषी जीवाणु कोशिका इस पुनर्योजक डीएनए को अंदर ले ले। पुनर्योजक डीएनए का मतलब है ऐसा क्लोनिंग वाहक जिसके साथ टारगेट जीन जुड़ी हुई है। तीन ही संभावना है। और कोई संभावना है? या तो डीएनए अंदर जाएगा ही नहीं, या डीएनए अंदर जाएगा। अब डीएनए दो तरह का है, या तो सिर्फ क्लोनिंग वाहक है जो अंदर जाएगा, और तीसरा संभावना वो है जिसमें क्लोनिंग वाहक के साथ टारगेट जीन जुड़ा हुआ है, वो अंदर जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 3 परपोषी कोशिकाओं की संभावना है। ये 3 परपोषी कोशिका है। एक वो परपोषी कोशिका है जिसमें कोई डीएनए गया ही नहीं, जिसमें कोई डीएनए गया ही नहीं, ऐसी जीवाणु कोशिका क्या कहलाती हैं? अरूपांतरित परपोषी कोशिका। अरूपांतरित का मतलब है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि इसमें कोई डीएनए गया ही नहीं। दूसरा वो संभावना है जिसमें हमारा क्लोनिंग वाहक गया है। क्लोनिंग वाहक जिसमें कौन कौन सी प्रतिरेवी प्रतिरोधक जीन है? एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसका मतलब इसमें डीएनए गया तो सही, डीएनए गया मतलब यह है तो क्या? रूपांतरित। लेकिन आपकी टारगेट जीन गई क्या? नहीं गई। तो डीएनए तो गया रूपांतरित, लेकिन
अपुनर्योजक, मतलब इसमें डीएनए तो गया, ट्रांसफॉर्म तो हुई ये कोशिका, लेकिन इसमें आपकी टारगेट जीन नहीं है, इसलिए ये नॉन रिकॉम्बिनेंट परपोषी है। और तीसरा वाला, जिसमें आपका जो क्लोनिंग वाहक है उसमें क्या निवेशित होकर गई है, टारगेट जीन। तो टारगेट जीन, इसमें अब एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन तो होगी, लेकिन अब टेट्रासाइक्लिन होगी क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि BAM-H1 जब टेट्रासाइक्लिन पर काटेगा तो आपकी टारगेट जीन कहां पर निवेशित होगी, जहां पर पहले टेट्रासाइक्लिन था। तो जब टारगेट जीन उसमें चली गई तो केवल कौन सा जीन रह गया, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन। टेट्रासाइक्लिन के स्थान पर क्या चली गई, टारगेट जीन। इतना क्लियर है? टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में आपने क्लोनिंग वाहक और टारगेट जीन डाला। क्लोनिंग वाहक का चयन किस आधार पर करोगे, परपोषी। जीवाणु कोशिका परपोषी कोशिका है, इसलिए क्लोनिंग वाहक क्या है, PBr322। आपने BAM-H1 और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे और डीएनए लिगेज से काट दिया और जोड़ दिया। कुछ केसेस में तो आपका टारगेट डीएनए क्लोनिंग वाहक के साथ जुड़ गया, किसी में टारगेट जीन क्लोनिंग वाहक के साथ नहीं जुड़ पाई। आपने इस पूरे मिश्रण को परपोषी कोशिका में डाल दिया। तो तीन संभावनाएं आई। पहली संभावना है जिसमें कोई डीएनए गया ही नहीं, अरूपांतरित। दूसरी संभावना है जिसमें केवल क्लोनिंग वाहक गया, टारगेट जीन नहीं गई, रूपांतरित है लेकिन अपुनर्योजक। लेकिन काम की कौन सी है, तीसरी, जो रूपांतरित भी है और पुनर्योजक भी है। तो अब आपको किसका चयन करना है, रूपांतरित और पुनर्योजक का चयन करना है। और इसके चयन के लिए क्लोनिंग वाहक में क्या चाहिए, चयनात्मक चिह्नक जीन्स। तो ये जो टॉपिक है ये हम कहते हैं, ये है पुनर्योजक कोशिका का चयन। और पुनर्योजक कोशिका के चयन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हमने ली है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन्स। यहां पर चयनात्मक चिह्नक जीन्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। अब कैसे किया, इधर देखो। इस जीवाणु कोशिका में कोई डीएनए, कोई बाहर डीएनए गया है, नहीं। मतलब देखो, जीवाणु को नुकसान किससे होता है, जीवाणु भोजी से, या जब आपको इंफेक्शन होता है तो आप कौन सी दवाइयां लेते हो, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी जीवाणु को नष्ट कर देती हैं। तो इस जीवाणु में कोई प्रतिरोधक जीन है क्या, नहीं। मतलब ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से भी मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा। मतलब ऐसा जीवाणु एम्पिसिलिन के लिए भी संवेदी है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी संवेदी है। भाई जब इसमें प्रतिरोधक जीन गई ही नहीं तो ये जीवाणु दोनों एंटीबायोटिक से मरेगा, यानी कैसा होगा, संवेदी। इस जीवाणु में क्या हुआ, सेकंड केस में क्लोनिंग वाहक गया है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन भी गई है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन भी गई है। तो ये दोनों प्रतिरोधक, ये एम्पिसिलिन के लिए भी क्या है, प्रतिरोधक, और ये टेट्रासाइक्लिन के लिए भी क्या है, प्रतिरोधक। लेकिन जो जीवाणु दोनों के लिए संवेदी है वो भी आपके काम का नहीं, जो जीवाणु दोनों के लिए प्रतिरोधक है वो भी आपके काम का नहीं। हमारे काम का कौन सा है, तीसरा। तीसरे का लक्षण क्या है, इसमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन तो गई है, तो ये एम्पिसिलिन तो प्रतिरोधक है, लेकिन इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन है क्या, नहीं है, क्योंकि वो तो हट गई, कट गई, उसके स्थान पर टारगेट जीन है। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो गया, तो हमारी जो पुनर्योजक कोशिका है वो किसके लिए प्रतिरोधक है, एम्पिसिलिन। किसके लिए संवेदी है, टेट्रासाइक्लिन।
तो तीनों अलग अलग हैं। पुनर्योजक कोशिकाओं का चयन आपने किसके हिसाब से किया? चयनात्मक चिह्नक जीन के हिसाब से। और इसमें एक नई प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। कौन सी? इधर देखो। आपने अपनी टारगेट जीन को कहां पर डाला? जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। भाई आपकी टारगेट जीन कहां पर निवेशित हुई है? जहां पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक या जहां पर प्रतिजैवी की प्रतिरोधक जीन थी। आपने टारगेट जीन निवेशित की, इसके कारण उस प्रतिरोधक जीन का क्या हुआ? हट गई, निष्क्रिय हो गई। तो इसे कहते हैं निवेशन निष्क्रियण। निवेशन आपने किसको अंदर डाला? टारगेट जीन को। इसके कारण कौन हट गई या निष्क्रिय हो गई? चयनात्मक चिह्नक जीन। तो चयनात्मक चिह्नक जीन को हटाया, निष्क्रिय किया। किसके कारण? टारगेट जीन को निवेशित करने के कारण। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निवेशन निष्क्रियण। और इसी के द्वारा हमने किसका चयन किया है? पुनर्योजक कोशिका का चयन किया है। क्लियर है बात? संवेदी का मतलब है वो उस एंटीबायोटिक से मर जाएगा। प्रतिरोधक का मतलब है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पक्का? तो इसको पूरा चार्ट बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। आगे करूं? आगे आगे। करूं अब?
किसका वाक्य है? गोले कम भी बनाओगे चलेगा, सारे नहीं बनाने। नींद ये बेल्ट क्यों पहना है आपने बॉटल को? है? इसका पैंट उतर रहा था? अच्छा घड़ी है, तो इसको कहा जाना जल्दी। गजब, बॉटल को घड़ी पहनाई इन्होंने। समय को भिगा भिगा के मारोगे। पर इसका ऐसे उद्देश्य तो बताओ, बॉटल को घड़ी पहनाने का। अच्छा, नहीं अच्छा है ना, इनको ऐसे समय देखने के लिए यूं नहीं करना पड़ता, बॉटल घुमा देता। इसको आगे कल से कपड़े भी बना देना पूरे। नहीं, बन गया ये तो, लिखें। बताओ तो सही, बॉटल पे घड़ी क्यों? नया ट्रेंड है। हाँ भाई, लिखेंगे इसमें फिर पुनर्योजक कोशिकाओं का चयन। बन गया?
हाँ, तो अब पुनर्योजक कोशिकाओं का चयन। पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का प्रयोग होता है। पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का प्रयोग होता है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का प्रयोग होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट यहां पर निवेशन निष्क्रियण या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। निवेशन निष्क्रियण या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, लिख लेंगे इस प्रक्रिया का प्रयोग पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रक्रिया में टारगेट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर जीन के स्थान पर निवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में टारगेट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर जीन के स्थान पर निवेशित किया जाता है। और इस कारण सेलेक्टेबल मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाती है। और इस कारण सेलेक्टेबल मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो निवेशन निष्क्रियण में आपने किसका निवेशन किया? निवेशन आपने किसका किया? टारगेट जीन का। उसके कारण निष्क्रिय कौन हो जाती है? सेलेक्टेबल मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाती है। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाएगी किसके निवेशन के कारण? टारगेट जीन के कारण। इसे कहेंगे निवेशन निष्क्रियण। तो देखो, अब अगर मैं इस पे एक सवाल बनाऊं तो ये मेरे पास एक जीवाणु या बैक्टीरिया की कॉलोनी है और उनको मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और मैंने इनकी एक रेप्लिका प्लेटिंग की।
ठीक है, अब यहां पर ये एक जीवाणु कोशिकाएं हैं। जीवाणु कोशिका कौन कौन सी है? ए बी सी डी ई एफ जी, ये बताइए मैंने। इनका रेप्लिका प्लेटिंग, रेप्लिका का मतलब है इसके जैसे जैसे मैंने दो और प्लेट्स बनाई हैं, तो इसके जैसे जैसे दो प्लेट्स बनाई, उसमें एक प्लेट पर मैंने कौन सा माध्यम रखा है? एम्पीसिलिन उस माध्यम में रखा है, और दूसरी प्लेट में मैंने कौन सा माध्यम रखा है? टेट्रासाइक्लिन। एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में किस किसने वृद्धि की है? ए सी ई और जी। कौन वृद्धि नहीं कर पाए? बी डी और एफ। और टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में किसने वृद्धि की है? ई और जी। इस आधार पर आपको यह बताना है कि आपकी या हमारी पुनर्योजक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। सेम प्रयोग था। इस प्रयोग में आपने कौन सी एंजाइम का यूज किया है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम H1 यूज की है, डीएनए लाइगेज यूज किया है, तो और क्लोनिंग वाहक कौन सा लिया आपने? PBr322। तो इस आधार पर आपको यह बताना है कि पुनर्योजक कोशिकाएं कौन सी हैं। कितने लोग पुनर्योजक कोशिकाएं ई और जी है? कितने लोग पुनर्योजक कोशिकाएं ए और सी है? आंसर ए और सी। कैसे? जो पुनर्योजक कोशिकाएं हैं, पुनर्योजक कोशिकाएं एम्पीसिलिन के लिए प्रतिरोधक हैं और टेट्रासाइक्लिन के लिए संवेदी हैं। इसका मतलब एम्पीसिलिन वाले माध्यम में वृद्धि करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम में वृद्धि नहीं करेंगे, मर जाएंगे। तो इधर देखो, ई और जी आप बता रहे हो, ई और जी ये तो दोनों में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब एम्पीसिलिन के लिए भी प्रतिरोधक है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी प्रतिरोधक है। लेकिन ए और सी देखो आप, ए और सी एम्पीसिलिन वाले माध्यम में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये एम्पीसिलिन तो प्रतिरोधक हैं, लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन में वृद्धि कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो गए? संवेदी। तो आपके पास पुनर्योजक कोशिकाएं कौन सी हो गई? ए और सी। आपसे पूछ लें अरूपांतरित कोशिकाएं कौन सी हैं? अरूपांतरित मतलब जिसमें कोई डीएनए गया ही नहीं, जो दोनों के लिए संवेदी है। दोनों के लिए संवेदी मतलब दोनों में नहीं आने चाहिए, बी डी और एफ। आ गई बात समझ में? पक्का बना लो और आंसर लिख लो। हाथ पे लिख दिया इन्होंने? अच्छा,
ठीक है, ये भी आता, तो ये बैम H1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये किस जीवाणु से प्राप्त होती है? बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। नाम तो बता ही सकते हो, बी से इसका मतलब हो गया वंश, तो वंश का पहला अक्षर बैसिलस, एम जाति के पहले दो अक्षर अमाइलोलिक्विफेशियंस, एच उसका क्या हो गया? स्ट्रेन। तो बैम H1 जो है वो किस जीवाणु से प्राप्त होती है, ये भी आप लिख सकते हो, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस से। ठीक है, अब देखो, ये जो चयनात्मक चिन्हक जीन हम यूज कर रहे हैं, इसमें अपन ने चयनात्मक चिन्हक जीन कौन सा लिखा? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपको पुनर्योजक कोशिका का चयन करने के लिए दो अलग अलग प्लेट्स बनानी पड़ रही हैं। एक एम्पिसिलिन वाली अलग बनानी पड़ रही है, टेट्रासाइक्लिन वाली अलग बनानी पड़ रही है। तो अगर आप आसान चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते कि मुझे दो अलग अलग प्लेट्स बनाकर पता करना पड़े, एक ही प्लेट में पता चल जाए कि कौन से पुनर्योजक हैं कौन से अपुनर्योजक, तो हम दूसरे चयनात्मक चिन्हक जीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चयनात्मक चिन्हक जीन कौन सी थी? यहां पर लिखा था अपन ने, कहां गया? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन। देखो, दो प्रकार की चयनात्मक चिन्हक जीन एनसीईआरटी में। पहला तो अपन ने देख लिया प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन, जिसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक आ गए। अब अपन नेक्स्ट यहां पर कौन सी जीन की हम बात करेंगे? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो हेडिंग तो डाली दो एक बार, टाइम तो कि अब अपने पास नेक्स्ट ये है कि अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन याद करो, ये ओपेरॉन में अपन ने देखा था, लैक प्रचालक में, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कौन सी जीन कोड करती थी? लैक जेड। याद है, ये एंजाइम है, तो कौन सी जीन थी? लैक जेड। लैक वाई किसे कोड करती थी? और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेस को कोड करती थी। इस बार टेस्ट कैसा हुआ है? अच्छा, संडे को टेस्ट था ही नहीं क्या आपका? इस संडे को क्या क्या आ रहा है? जितना अभी तक हुआ है, कितने चैप्टर है? 17। 17 चैप्टर। कौन कौन से? इकोलॉजी के 4, सेल वाले 3, 7, रिप्रोडक्शन के 4 हो गए क्या? 11, प्लांट फिजियोलॉजी कितने हो गए? 14, माइक्रो 15, जेनेटिक्स 17, और ये हो जाएगा सिद्धांत। तो गजब, उसमें और भी क्या है? कितने कितने? टोटल 42 चैप्टर्स हैं। अबे तेरी, ओहो हो, तभी सर्दी ज्यादा लग रही है आजकल, है? ठीक है, तो ये चयनात्मक चिन्हक जीन या अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइडेस नेक्स्ट में करें।